Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Chapter number 3, pair of linear equations in two variables. इसका जो फर्स्ट एक दो एक्सरसाइज है उसका बेस आपका रहेगा 9th स्टैंडर्ड पे, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. और आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी सीखा हुआ है कि पॉइंट को कैसे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है. फिर अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम सम दिया हुआ है उसको एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के बाद उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, वहाँ तक आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. तो 10th में आपका चैप्टर 3 का फर्स्ट दो एक्सरसाइज उसी के बेस पे है, सिर्फ एक लेवल ऊपर जाएगा. उसमें आपको सीखना होगा कि ग्राफ प्लॉट करने के बाद सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, वो अब आज हम सीखेंगे. मैंने आपको बेसिक का वीडियो पहले ऑलरेडी भेजा हुआ है, उससे आपका वो शायद बेसिक अगर वीक होगा 9th का तो वो स्ट्रांग हो गया होगा. अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं विद द न्यूमेरिकल. अकीला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज. शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला. हुपला मीन्स वन टाइप ऑफ गेम जिसमें हम वो रिंग थ्रो करते हैं, जिस चीज़ पे वो रिंग जाती है वो चीज़ हमारी हो जाती है, वैसा कुछ गेम होता है, दैट इज कॉल्ड हुपला. द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला is half the number of rides she had on the giant wheel. If each ride cost rupees 3 and a game of hoopla cost rupees 4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hooplas provided she spent rupees 20? पहले एक बार ऐसे शांति से आपको क्वेश्चन रीड करना है. जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम सम करो पहले एक बार शांति से क्वेश्चन रीड करो, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो. जहाँ डेटा दिया हुआ है उससे आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो उसके लिए आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को. जैसे मैंने यहाँ से किया कि उसको प्ले करना है एक जायंट व्हील और एक हुपला, ठीक है. यहाँ से मैं ब्रेक कर रहा हूँ, देख लो. द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील. एक पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है यहाँ से सेकेंड पार्ट, इफ ईच राइड कॉस्ट रुपीज 3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट रुपीज 4 है. यहाँ से थर्ड सेकेंड पार्ट कि जायंट व्हील का कॉस्ट हो रहा है 3 रुपये एक के लिए और हुपला का कॉस्ट हो रहा है 4 रुपीज़ बराबर. सो हाउ वुड यू फाइंड आउट नंबर ऑफ राइड्स हमें फाइंड करनी है. तो हम अज्यूम कर लेंगे, लेट्स टेक कि number of rides on the giant wheel that is x and number of times she played hoopla that is y. That is y. Y number of times she played hoopla हमने अज्यूम कर लिया, और नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जायंट व्हील दैट इज x, ये हमने अज्यूम कर लिया. ओके चलो, अभी ये जो वेरिएबल हमने कंसिडर किए, दो वेरिएबल हो गए x और y, उस पे से हमें इक्वेशन बनाना है. इक्वेशन बनाने के बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. दो इक्वेशन बनाऊंगा मैं, दो पार्ट कर दिए. चलो एक इक्वेशन बनाते पहले पार्ट से. द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला is half the number of rides she had on the giant wheel. जायंट व्हील से हुपला वो हाफ टाइम प्ले कर रही है. जैसे जायंट व्हील पे वो 4 बार बैठी है तो हुपला उसने 2 बार प्ले किया. नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड्स ऑन द जायंट व्हील. दैट मीन्स जायंट व्हील पे अगर वो 8 बार बैठी है तो हुपला उसने 4 बार खेला. तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि y और x को कंपेयर करना है और उस पर से इक्वेशन बनाना है. y हमारा नंबर ऑफ टाइम जितनी बार उसने हुपला खेला है, और x हमारा क्या, नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जायंट व्हील. क्या बोला है, शी प्लेड हुपला हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी प्लेड ऑन द जायंट व्हील. सो जायंट व्हील का हाफ आपका क्या हो जाएगा, हुपला हो जाएगा. मीन्स 8 टाइम्स आप जायंट व्हील पे बैठे हो तो उसका हाफ 8/2 दैट इज 4 टाइम्स आपका y हो जाएगा, और y क्या है हमारा, हुपला.
क्लियर, वैसे एक इक्वेशन बन गया। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है इक्वेशन का, टू वेरिएबल फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज द जनरल फॉर्मूला। तो उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, 2x यहाँ पे जाएगा तो ये देगा हमें x इक्वल्स टू 2y, और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, वो आपको शायद अभी आता होगा जो आपने वीडियो देखा होगा लास्ट वाला, x y दो ही सॉल्यूशन फाइंड करना है, 2 पॉइंट प्लॉट करके लाइन बना देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। x मैंने 0 ले लिया, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो आप, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, जहाँ से आपको इजी लगे। x 0 रख दो तो y इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, आप यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दो तो 2y, तो वो क्या मिलेगा y इक्वल टू 0। x 0 के लिए आपको y भी 0 मिल गया। ओके चलो अभी हम एक वैल्यू और लेते हैं, x की वैल्यू ले ली हमने। देखो यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसका कॉफिशिएंट है यहाँ पे, y का कॉफिशिएंट है, ठीक है। x इक्वल टू 2y है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू ले रहा हूँ, चलो 1 ले लिया y की वैल्यू, तो 2 1 जा 2, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा। आप इस तरीके से एज्यूम करोगे तो वो एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया x 0 0, वो प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ये 0 0 हो गया। और दूसरा हमारा x2 y1, x2 y1, इसको आपको स्केल से ज्वाइन कर देना है। मेरे पास अभी एक हाथ में मोबाइल है तो मैं ऐसे ही ज्वाइन कर रहा हूँ, आपको वो स्केल से अच्छे से ज्वाइन करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा, हाँ वो ध्यान रखना है। चलो, और जो लाइन ड्रॉ की वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है x माइनस 2y इक्वल टू 0। कौन सी लाइन ड्रॉ की है वो भी वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, x x डैश y y डैश रिप्रेजेंट करना है, और स्केल लिखना है आपको, स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हमने लिया हुआ है, देख लो 1 यूनिट है 1 सेंटीमीटर का, और ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये खास आपको लिखना है, एक स्केल लिखना है, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट की वो लाइन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। एक और चीज़ आप देख लो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, ax प्लस बी वाई उतना ही है, देख लो ax प्लस बी वाई इतना ही है, इक्वेशन c नहीं है, मतलब c नहीं है तो वो आपका इक्वेशन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होगा, वो लाइन आपका ओरिजिन से पास होगी। वो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हो गया, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता वो लाइन ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। चलो अभी सेकंड इक्वेशन से सेकंड लाइन बनाते हैं। इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3, आप जाइंट व्हील में बैठ रहे हो कितनी बार, x बार, और एक बार का कॉस्ट 3 रुपये। अब 2 बार बैठोगे तो 3 2 जा 6 रुपये हो जाएंगे, 6 रुपीज़, 3 बार तो 3 3 जा 9 रुपीज़ हो जाएंगे। x टाइम बैठोगे तो 3 इंटू x रुपीज़ फॉर जाइंट व्हील, एंड उपला की कॉस्ट क्या है 4 रुपीज़ पर गेम, वो कितनी बार खेल रहे हो आप, y टाइम, सो 4y, और उसने स्पेंड कितना किया 20 रुपीज़। जाइंट व्हील का और हुपला का मिला के वो खर्च कितना कर रही है 20 रुपीज़, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 आ गया मेरा इक्वेशन। ओके, अभी इस पे से हमें टेबल बनाना है। अभी इस टेबल को अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा आपका। x y, चलो जैसे मैंने x 0 ले लिया तो 3 ऑफ 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, तो 4y इक्वल टू 20, ये तो 0 हो गया, 4y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 4 5 20, 5 मिल गया, ये एकदम इजी था। चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं y 0 ले रहा हूँ, देखना y 0 लिया, 3x प्लस 4 इंटू 0 दैट इज 0 इक्वल टू 20, तो मुझे x मिल रहा है 20/3। x क्या मिला मुझे 20/3। भाई 20/3 इसमें रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम प्रीफर करेंगे कि हमारी दोनों वैल्यू कैसी आए, इंटीजर वैल्यू आए। और इंटीजर वैल्यू फाइंड कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ से इधर x और y किसी एक को सब्जेक्ट बना दो, जैसे मैं यहाँ से सब्जेक्ट बना रहा हूँ x को, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 4y। अगर आपको 20/3 यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, आप कर सकते हो और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 डिवाइड बाई 3 कर दो, 6 3 18, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो आप यहाँ पे 6 के बाद रिप्रेजेंट करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंपलेस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ, 20 माइनस 4y डिवाइड बाई 3। अभी 20 में से मुझे इतना बात करना है कि वो 3 का मल्टीप्लाई, तभी वो 3 से डिवाइड होकर वो मुझे इंटीजर वैल्यू देगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा मैथ्स ऐसा ही नहीं हो जाएगा। तो मैं 2 y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, चलो जैसे मैंने 2 रख दिया, 4 2 8,
20 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, 20 माइनस 8 का होता है 12 डिवाइड बाई 3, 3 4 से 12। चलो मुझे क्या मिल गया, x की वैल्यू 4 मिल गई, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 2,4, सॉरी 4,2 and 0,5, x0 y5, x0 y5। और दूसरा पॉइंट है आपका x4 y2, x4 y2, बराबर ऐसा आ रहा है, x4 y2। चलो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, हो गया। आप स्केल से ड्रॉ करोगे तभी परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ सकती है। ये लाइन कौन सी हो गई, ये भूल मत जाना लिखने का, वो लिखना है आपको, 3x + 4y = 20। चलो 2 लाइन ड्रॉ कर दी। अभी वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट मुझे एक्स एक्सिस पे मिल रहा है 4 और वाई पे मिल रहा है 2। तो मेरा सॉल्यूशन हो गया 4,2, एक्स पे 4 वाई पे 2, तो 4,2। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो और उसका वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज योर सॉल्यूशन। तो आपका एक्स क्या था, आपका नंबर ऑफ राइट्स ऑन जायंट व्हील, वो कितना हो गया 4। वाई क्या था आपका, हुपला कितनी बार खेला वो था, वो कितना हो गया 2 बार। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको एक्स और वाई मिल गया। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, पहले एक बार शांति से पढ़ना है। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. इसने लिया 9 रुपीज़ में, इसने लिया 18 रुपीज़ में, सेम काइंड का। इसने लिया था 3 इरेजर 2 पेंसिल, इसको बहुत पसंद आ गया तो इसने लिया 4 पेंसिल 6 इरेजर। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली मीन्स हम जो यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं ना, ये दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन। ग्राफिकली मीन्स ये ग्राफ बनाया, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल। तो पहले एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे इसको पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर देते हैं। चलो पहले एक रोमिला का कर देते हैं। स्टेशनरी पे गई, उसने 2 पेंसिल 3 इरेजर लिए और उसका प्राइस हो रहा है 9 रुपये। चलो एक पार्ट हो गया। अभी सोनाली जा रही है, उसने लिया 4 पेंसिल 6 इरेजर और उसका कॉस्ट हो रहा है 18। ये दूसरा पार्ट हो गया, बराबर। चलो अभी 2 पेंसिल और 3 इरेजर का वो 9 रुपये दे रही है, मीन्स पेंसिल की कुछ प्राइस होगी। सो 1 यूनिट प्राइस फॉर पेंसिल्स वो ले लिया हमने x रुपीज़, एंड 1 यूनिट प्राइस फॉर इरेजर्स वो ले लिया हमने y रुपीज़। चलो ये हमने अज्यूम कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो अभी रोमिला का इक्वेशन बनाते हैं। उसने 2 पेंसिल लिए और एक पेंसिल का था x रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट हो गया उसका 2x। 3 इरेजर लिए, एक का था y रुपीज़ 3y, कुल वो कितना पे कर रही है 9 रुपीज़। बन गया इक्वेशन। सेकंड बनाते हैं सोनाली का, वो ले रही है 4 पेंसिल और एक का x रुपीज़ 4x हो गया, 6 इरेजर और एक का y 6y हो गया, और वो टोटल दे रही है 18 रुपीज़। 2 इक्वेशन बन गए, बहुत बढ़िया। चलो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। आपको अभी सॉल्यूशन फाइंड करना आता होगा। 9th का है, मैं अभी आपको ये डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे x0 ले लिया तो 3y = 9, y = हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3, तो 3। अभी मैंने y0 ले लिया, y0 तो 9 डिवाइड बाई 2, 9/2 तो इजीली 4.5 रिप्रेजेंट कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं। चलो x0 ले लिया 18/6, 18/6, 6 3 से 18, वही आ रहा है देखो 0.3। y0 ले लिया 18 डिवाइड बाई 4, दैट इज 9/2, वही आ गया। दोनों पॉइंट सेम आ रहा है, मतलब दोनों लाइन एक जैसी ही होगी। समझ में आ रहा है। चलो प्लॉट करके देखते हैं। पहले ये लाइन को प्लॉट करते हैं, 0.3 एंड 9/2, 0 को प्लॉट करते हैं। x पे 0, y पे 3, x पे
0, y पे 3 और दूसरा था 4.5 और y पे 0। चलो ज्वाइंट कर दो इसको, हो गई ये लाइन। तो ये लाइन कौन सी हो गई? 2x प्लस कौन सा है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। और यही लाइन कौन सी हो गई आपकी? 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। दोनों लाइन सेम है बिकॉज आपका पॉइंट सेम आ रहा है। एक पॉइंट आ रहा है 0,3 और एक पॉइंट आ रहा है 9/2,0। दोनों सेम आ रहा है, मतलब दोनों लाइन सेम है। तो इसको बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन बोलेंगे? को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, चलो ये दोनों एग्जाम्पल से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, चलो हम पहले इसका देखते हैं। इसका था हमारा 2x, क्या यार पेन बंद नहीं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और एक है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। इक्वल टू 0 चाहिए तो 9 को मैं इस साइड ले रहा हूँ तो -9 इक्वल टू 0। 18 को इस साइड लिया तो -18 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन बन गए। अभी आपका x का कोफिशिएंट a निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 आ रहा है आपका 2, a2 आ रहा है 3, सॉरी b1 आ रहा है 3, y का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c होता है, तो c1 हो गया -9। सेकेंड इक्वेशन का a2 लिखते हैं हम तो 4, b2 हो गया 6, c2 हो गया -18। चलो a1 अपॉन a2 करो तो वो क्या आ रहा है? 1/2। a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है। b1 अपॉन b2 करो, 3 2 6, वो भी 1/2 आ रहा है। x इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 वही आ रहा है सेम। c1 अपॉन c2 करो, माइनस माइनस प्लस, 9 2 18 वो भी 1/2 आ रहा है। तो क्या निकल के आ गया? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, हर एक बार 1/2 नहीं होगा, कोई और वैल्यू भी हो सकती है, बट उसका कंडीशन क्या हो गया आपका? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारा हो गया को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। चलो अभी फर्स्ट एग्जांपल का कंक्लूजन निकालते हैं। उसका क्या था इक्वेशन? x माइनस 2y इक्वल टू 0 और इक्वेशन था मेरा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। 20 इस साइड ले लिया, इस पे से a1 लिखा मैंने 1, b1 लिखा -2, c1 लिखा 0। इस पे से a2 लिखा मैंने 3, b2 4, c2 -20। साइन के साथ कंसिडर करना है। a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -2/4 दैट इज -1/2। चलो सेम नहीं आ रहा है, सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। वो क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट में, जैसे यहाँ पे कर रहा है। दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो रहा है तो आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। बट अगर जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो रहा है तो आपकी लाइन क्या हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। मीन्स एक के ऊपर एक लाइन आएगी। एक लाइन हो गई है, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे एज वाला एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। पहले एक बार शांति से क्वेश्चन पढ़ने का, उसके बाद ही कुछ इक्वेशन बनाने का ट्राई करने का। ऑलवेज ये प्रैक्टिस डाल देना जब तक आपका परफेक्ट ना हो जाए ये चैप्टर। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आई वॉज 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो 7 years ago, चलो एक यहाँ से ब्रेक कर लेते। ये 7 years ago वाला ब्रेक कर दिया यहाँ तक, एंड 3 years from now वाला हमने ब्रेक कर दिया यहाँ तक।
दो इक्वेशन बन गए यहाँ से। चलो बनाते हैं इक्वेशन 2। 7 ईयर्स अगो, अगर हम देख ले कि हमारी एज आज चलो 20 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 20 - 7 13 ईयर्स होगी। तो वैसे भी आफ्ताब भी एक आदमी है ना, कोई भी चीज़ है तो उसका 7 ईयर्स पहले उसका एज 7 साल कम ही होगा। समझ में आ रहा है? उसकी डॉटर का भी 7 साल पहले एज 7 ईयर्स जितना कम होगा। अगर उस आफ्ताब की एज हम अज्यूम करें कि 40 ईयर्स है तो 40 - 7 ईयर्स अगो आफ्ताब वॉज 40 - 7 दैट इज 33 ईयर्स ओल्ड एंड हिज डॉटर अगर 20 साल की है तो 20 - 7 13 ईयर्स ओल्ड। समझ में आ रहा है? दोनों में से 7 साल कम हो गए। ऐसा तो है नहीं कि आफ्ताब 7 साल पहले 7 साल जितना छोटा होगा और उसकी डॉटर 6 साल जितनी छोटी होगी। ऐसा हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो पहले हम अज्यूम करते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब विल बी X years and his daughter Y years। चलो ये अज्यूम कर लिया हमने। 7 ईयर्स अगो, चलो दोनों 7 साल छोटे होने वाले हैं, एक को मत कर देना, दोनों 7 साल छोटे हो गए, बराबर। चलो 7 साल छोटे हो गए, दैट डजेंट मीन कि पापा और उसका बेटा दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों की सेम एज होती है 7 साल पहले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पढ़ो अभी। 7 ईयर्स अगो आई वॉज, कौन बोल रहा है? आफ्ताब वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन। मीन्स आफ्ताब 7 गुना बड़ा था, 7 times ओल्डर एज कंपेयर टू हिज डॉटर। मीन्स उसकी डॉटर 7 times छोटी थी। मीन्स किसको मल्टीप्लाई करना है? जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करना है। डॉटर छोटी है, डॉटर को हमने y लिया हुआ है तो y को मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 साल पहले आफ्ताब वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। मीन्स डॉटर जितनी है उससे वो 7 टाइम बड़ा है। कौन? आफ्ताब। आफ्ताब बड़ा था, छोटा कौन था? डॉटर। तो डॉटर को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज 7 टाइम दिया हुआ है। एक्सपांड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 बार वीडियो यहाँ पॉज करके समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़ना, रिवाइंड करके देखो। 7y - 49 x - 7y - 7 + 49 + 42 = 0। बन गया इक्वेशन? ओके, चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। वो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आप खुद से निकाल लेना। x मैंने ले लिया 0, x ले लिया 0 तो y मिल रहा है मुझे 6 और x7 ले लिया 49 / 7 आ गया। ओके चलो 0 6 7 7 रिप्रेजेंट कर देते हैं। x0 y6 x7 y7 x5 6 7 8 9 और 10, ये 7 6 के बाद यहाँ पे 7, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। आप स्केल से करना तो एग्जैक्ट आएगा। ये हो गया। चलो इन दोनों को ज्वाइन करके एक ग्राफ बनाते हैं। लाइन पर रिप्रेजेंट करना है आपको। कौन सी लाइन है ये? x - 7y + 42 = 0। स्केल देखो मैंने लिखा हुआ है, x एक्सिस पे मैंने 5 यूनिट लिया हुआ है। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट। यहाँ पे 2 यूनिट लिया हुआ है, दोनों साइड 2 यूनिट लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 1 ले लिया, ऐसा मत करना। तो 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट। चलो फर्स्ट लाइन बन गई। अभी सेकेंड का देखते हैं। 3 years फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद, मीन्स वो बड़ा होने वाला है। तो आफ्ताब भी बड़ा होगा और उसकी डॉटर भी बड़ी होगी। ऐसा तो नहीं है कि डॉटर बड़ी नहीं होती है, डॉटर उसी वही एज की रहेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, तो डॉटर भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। आई शैल बी 3 times, मीन्स उसके पापा जो आफ्ताब है वो 3 times एज कम्पेयर टू हिज डॉटर। तो डॉटर को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करना है, जो बड़ा है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। तो x + 3 = 3y + 9, x - 3y 3 - 9 - 6 = 0। सेकेंड इक्वेशन बन गया। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। x - 3y - 6 = 0। x y, x हमने पहले 0 ले लिया तो 6 / 3 -2 मिल गया।
फिर हमने y ले लिया -1, तो -1 तो मुझे मिल रहा है ये 3। सिमिलरली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x3 लिया, x3 नहीं y3 ले लिया, सॉरी हाँ y3 लिया, y3 3 3 9 9 6 15, ये मुझे मिल रहा है 15। इसको प्लॉट करते हैं x पे 0 y -2, x 0 y -2, 3 -1 3 -1, सॉरी ऊपर नहीं आएगा, -1 नीचे आएगा। देखा, ये मिस्टेक नहीं हो जानी चाहिए, -1 नीचे आएगा ना, ये -1 होता है, 3 यहाँ पे और -1 y पे। ये मिस्टेक हो गई तो आपका ग्राफ पूरा गलत हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कोई और मिलेगा, सॉल्यूशन भी कुछ और मिलेगा। और एक हो गया 15,3, x पे 15 y पे 3। 3 पॉइंट्स आप वो सेफ्टी कर सकते हो कि अगर 3 पॉइंट हो गए ना तो तीनों को ज्वाइन करके आप फाइंड कर सकते हो कि एक ही लाइन में आ रहा है कि नहीं। 2 पॉइंट से तो वो मिस्टेक होने के चांसेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए। तो उससे क्या होगा, आपका श्योरिटी बढ़ जाएगा आंसर आने का, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे ग्राफिकली। चलो ये हो गया। तो ये कौन सी लाइन हो गई, 3x - 3y - 6 = 0। वो इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट को नीचे लेके आ जाओ x एक्सिस पे। यहाँ पे आ रहा है कुछ, ये हो गया 42 और यहाँ पे आ रहा है तो ये हो गया 12। 42,12 मीन्स आपको x मिल गया। किसकी एज है x, आफ्ताब 42 ईयर्स, और y मिल गया डॉटर 12 ईयर्स। क्लियर, समझ में आ गया। अभी इसका भी A1/A2 देख लेते हैं। चलो इक्वेशन लिख देते हैं पहले यहाँ पे, x - 7y + 42 = 0 और दूसरा x - 3y - 6 = 0। A1 हो गया 1, B1 हो गया -7, A2 हो गया 1, B2 हो गया -3। देख लो A1/A2, वो क्या आ रहा है 1/1, B1/B2 -7/-3, 7/3। So A1/A2 is not equal to B1/B2। दैट मीन्स ये दोनों लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्ट करा है एक पॉइंट पे, हाँ इंटरसेक्ट करा है मीन्स उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक सॉल्यूशन मिल गया हमें, 42 and 12। आफ्ताब 42 ईयर्स, हिज डॉटर 12 ईयर्स। क्लियर, ओके चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, 2 rails are represented by the इक्वेशन ऑलरेडी दिए हुआ है, x + 2y - 4 and 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बहुत अच्छा है, एकदम सिंपल, x + 2y - 4। चलो तो सॉल्यूशन बना देते हैं उसका। x 0 ले लिया, पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, x + 2y - 4 = 0। x 0 तो निकल गया 4/2, दैट मीन्स 2। y 0 ले लिया तो ये निकल गया x = 4। दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं, 2x + 4y - 12 = 0। x 0 ले लो, ये निकल गया 4 3 12। y 0 ले लो, ये निकल गया 2 6 12। 0 y पे 2, 4 x पे 4 y पे 0। ज्वाइन कर दो इसको, डन। 0 y पे 3, 6 0। देखो दोनों लाइन कैसी जा रही है,
रेल की तरह जा रही है ना, रेल के ट्रैक जैसे होते हैं पैरेलल, कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो एक कंडीशन हमने देखा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इंटरसेक्टिंग लाइन। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, कोइंसिडेंट लाइन। इसमें कितने सॉल्यूशन मिल रहा है? 1 सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। देख लो यहाँ पे एक के ऊपर एक लाइन है, कोई भी पॉइंट के लिए वो लाइन सेटिस्फाई करेगा, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसके लिए वो सेटिस्फाई करेगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। अभी पैरेलल का देखते हैं, ऐसी कोई कंडीशन पैरेलल के लिए बन रही है? A1 हो गया 1, B1 हो गया 2, C1 हो गया -4, A2 हो गया 2, B2 हो गया 4, C2 हो गया -12। A1/A2 1/2 हो गया, B1/B2 2/4 मीन्स 1/2 हो गया, C1/C2 -4/12 4 3 12 1/3 हो गया। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो दैट इज कंडीशन फॉर parallel line। A1/A2 equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, condition for parallel line, and A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, coincident line। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर MCQ पूछते हैं, 100 मार्क्स लाने के लिए ये सब आना चाहिए आपको। A1/A2 equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, that is parallel lines, और इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। देख लो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। क्लियर? तो पैरेलल लाइन के लिए सॉल्यूशन नहीं होता, कोइंसिडेंट लाइन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए एक सॉल्यूशन होता है। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसके बेस पे हम नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे। ओके, चलो गाइस, बाय बाय।